जिनके भाषण आपने सुना, आपके स्थानीय नेता, प्रिय नेता मेरे भाई शकील खान जी, एआईसीसी के सचिव जुझारू यादव नेता, छत्तीसगढ़ के प्रभारी भाई चंदन यादव जी, हमारे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती अमिता भूषण जी, हमारे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल जी, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष चोनू बाबू, ओबीसी सेल के अध्यक्ष अजय यादव जी, हमारे भूतपूर्व विधायक मनोज सिंह जी, भूतपूर्व विधायक टुन्नू जी, हमारे अजय जी, पूर्व सांसद हमारे आदरणीय नरेश सिंह जी, यादव जी, और हमारे प्रत्याशी थे शौकीर आलम जी, शकीलुर रहमान जी, हमारे प्रदेश के नेता, आपके सबके प्रिय हमारी बहन पहले से विधायक थी और आज हमारे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का मजबूत नेता है पूनम जी, और कोई रहेगा मुझे लिख के देना चाहिए था ना, और सभी सम्मानित मंच पर उपस्थित वरिष्ठ नेतागण और मेरे सामने उपस्थित मेरे बड़े भाइयों, छोटे भाइयों और बहनों, ये यात्रा सत्याग्रह की यात्रा है, गांधी जी की यात्रा है। यहां लड़ने की आवश्यकता कोई है नहीं, लेकिन जो अनिल शर्मा जी ने कहा, इनडिसिप्लिन एक्ट कोई पदाधिकारी करने का हक नहीं, खास करके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का बिल्कुल भी नहीं, इसलिए इनका पावर हमने छीन लिया। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहते हुए किसी भी व्यक्ति पर आक्षेप करने का कोई हक नहीं, मेरा भी नहीं है, मैं इंचार्ज हूं, पीसीसी प्रेसिडेंट का भी नहीं है। इतना अगर ज्ञान नहीं तो कोई पद पर रहने का कोई हक नहीं। विधानसभा चल रहा है, विधानसभा चल रहा है, कोई विधायक किसी भी काम में व्यस्त हो सकता है, उसका क्वेश्चन हो सकता है, एग्जामिनेशन मोशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिना सोचे समझे। अगर बोलना ही था, आपको इतना गुस्सा था दिल में, तो हमें बता देते। हमारी अस्तित्व को ही आपने नकार दिया, तो आप किस बात को बोलिए। जब एआईसीसी खुद मौजूद है यहाँ पर, दो सेक्रेटरी हैं एआईसीसी के, इंचार्ज है बिहार के, पीसीसी प्रेसिडेंट है, तो ये इनडिसिप्लिन एक्ट आपने किया, इसको हम सीरियसली ले रहे हैं। पहले कल तो सबसे बात हो गया था, सभी ग्रुप ने बात किया था, जिसको जो बात रखना था। सच्चाई ये है, मैं पहले संगठन पर कह रहा हूं, फिर सत्याग्रह पर कहूंगा कि संगठन अगर मजबूत नहीं रहेगा तो आपसे सत्याग्रह हो नहीं पाएगा। आपसे सत्याग्रह जैसे महान काम नहीं हो पाएगा। आपके मन में इतना परहेज रहेगा, डर बराबर ही रहेगा, इतना गुस्सा रहेगा, बाप को बेटे का गुस्सा बर्दाश्त करने बाप नहीं कर सकता है, तो बाप कैसे होगा। गुस्से में पार्टी टूटता है, बनता नहीं है। गुस्सा उतारने की जगह पार्टी के बड़े नेता लोगों के पास जाओ और गुस्सा उतारो, पब्लिक में नहीं, कार्यकर्ताओं में नहीं, सभा में नहीं, बैठक में नहीं। इतना तमीज राजनीति करने वालों को होना चाहिए। सच्चाई ये है कि बहुत से लोग मुश्किल से कांग्रेस को पूनम जी जैसे लोग महोदय करके बना रहे, बनाए जिस समय हमारे बड़े नेता पार्टी में नहीं रहे, आदरणीय तारिक अनवर जी। कोई भी कारण हो सकता है, मेरा भी कोई कारण हो सकता है, किसी का भी कोई कारण है, लेकिन अपने पार्टी में वो वापस आए और आज जनरल सेक्रेटरी है, मुझसे भी बड़ा पदाधिकारी है, और उनको सम्मान करना सीखना चाहिए। उनको सम्मान करने की जरूरत है, उनको आदर करने की जरूरत है।
आप आदर नहीं करोगे, वो सोनिया जी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बैठ रही है, रिपोर्टिंग कर रही है कांग्रेस अध्यक्ष को। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको बनाया है, इतना ख्याल होना चाहिए सब लोगों को, और उनको उस तरह के सम्मान डिजर्व करते हैं और पूरा अपना टीम को लेके वापस आए। तो उनका टीम और हमारे पुराने जो थे उसमें भेदभाव किस बात का है? वो तो कांग्रेसी थे और है और बहुत ऊंचे पद पे। आप उनके साथ लड़ाई करके क्या आगे बढ़ पाओगे? सच बताए, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, समझ लो। सच ये है कि तारिक अनवर जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन में मैं भी उनका कोई नुकसान नहीं कर सकता। सच यही है, और इसको मानने में कांग्रेस वर्कर में किस तरह की बातें हैं, कौन आग फैला रहा है कांग्रेस वर्कर में, कौन विभेद कर रहा है, वो विभेदकारी ताकत को समझना पड़ेगा कि हमें कोई विभेद नहीं करना है। अपने नम्रता के साथ हम सभी लोग उनको नेता मानना है। आज कुछ भी हो, शकील खान अगर एमएलए है तो भी आईसीसी का सेक्रेटरी है, सचिव है, एक राज्य का प्रभारी है। जहाँ चुनाव प्रचार में गए थे वहाँ छोड़ के यहाँ आए। शकील खान जिंदाबाद, 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 शकील खान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मानने में दिक्कत क्या है? एक दूसरे कोई ना शकील जी तारिक जी का पद ले लेंगे, ना तारिक जी उनके पद पे चले आएंगे, ऐसे संभावना तो नहीं है। सच सच है, हर दो व्यक्ति अपने जगह पर हैं। पूनम जी हमारे महिला नेता हैं, वो मेहनत कर रही है, काम कर रही है, उनके साथ है, पार्टी में है। तो आप जो भी लोग यहाँ पर कोई भी हो, मैंने देखा अलग अलग जगह पे रिसेप्शन हुआ, मैं तभी समझ गया था सब कुछ, इसलिए रात में सबसे बात किया। मैं सुबह से कादरी जी को कहा इसको माइक मत दीजिए और आप खुद माइक चलाइए। मैं जानता था ये इस तरह से कुछ हरकत इनसे कर हो सकता है, गलती हो सकता है, मैं जानता था। इसलिए मैंने कादरी साहब को कहा नहीं, मैंने समझा दिया। बोले कादरी साहब आपने ठीक से उनको नहीं समझाया। तो सवाल है कि हम राजनीति करते हैं, पार्टी चला रहे हैं, 11-12 राज्यों में कांग्रेस का काम कर चुके हैं, तो हम समझ चुके हैं। पर आज मैं समझ रहा हूं आपकी कटिहार एक ऐतिहासिक स्थल है कांग्रेस पार्टी के लिए, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कटिहार की लोग पूरे भारत में छाए हैं और विश्व में हैं, कमाने वाले हैं, मेहनत लोग हैं, कलाकार लोग हैं, और कटिहार को उनकी आर्थिक सहायता से विकास होता है। यही सच है। सच हमारे नेता जो भी हैं उनको मानना है, उनको सम्मान करना है। सच यही है कि हम एक दूसरे का काना फूसी, हमारे नेता का कान नहीं भरना है। न तारिक अनवर जी के लोग जाके उनको गलत कहना चाहिए, न और बाकी जो लोग हैं वो जाके अपने नेताओं का कान भरना चाहिए। कान भरना कार्यकर्ता लोग बंद कर दे, कार्यकर्ता लोग भी बंद कर दे और नेता लोग भी इस कान में सुनने का बंद कर दे। बंद तब कांग्रेस होगा। हम कांग्रेस बनाएंगे तो हमारी सारी विधायक जीतेंगे। सरकार अगर होगा तो हमारा कोई विद्वान व्यक्ति, हमारे कोई बड़े आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है राज्य में। आपके लोग यहां से मंत्री बन सकते हैं, दिल्ली में मंत्री बन सकते हैं, क्या नहीं हो सकता है? फिर आपकी सारी समस्या का हल हो सकता है। कार्यकर्ता का दुख दर्द में यही लोग साथ दे सकते हैं। आज 2 विधायक हैं, कल आपका 7 विधायक 10 विधायक हो सकता है। ऐसे वातावरण बनाने की प्रक्रिया हमने शुरू किया है। और अभी किसान जैसे मुद्दा जो आपके सामने है, आज देशवासी के सामने है, विश्व के सामने बहुत बड़ा प्रश्न किसान का है। वो क्या है? आपने देखा मोदी जी बड़ा जुमला बोल के 2014 में सरकार में आए। चाहे 15 लाख की बात हो, चाहे कालाधन वापस की बात हो, चाहे संतों से कहलाने की, रामदेव बाबा जैसे व्यक्ति से कहलाने की बात हो, कालाधन लाने वाला मोदी जी ऐसा है कि 100 दिन में कालाधन ले आएंगे। 30 लाख करोड़ रुपया कालाधन बाहर में पड़ा है। हिसाब कर दिए, 15-15 हजार रुपया हर घरों में खाता में पहुंच जाएगा। 15-15 लाख रुपया हर किसी के खाता में पहुंच जाएगा। और 2-2 करोड़ ये बेकार रोजगारों को नहीं दे पा रहे हैं। 2-2 करोड़ नौजवानों को
हम बेकार युवकों को नौकरी दे देंगे। कितना बड़ी बात बोल दिया। लोग भी लग गए, नौजवान भी लग गए, मुझे नौकरी मिल जाएगा, 2 करोड़ में मेरा भी हिस्सा है। एक गांव में क्या, एक जिले में एक नौकरी भी आज तक नहीं मिला। एक जिले में एक नौकरी भी आज तक नहीं मिला। और कुछ इस तरह से हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारी विकास को जो कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, नरसिंह राव जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, शास्त्री जी ने, हमारे जितने प्रधानमंत्री थे, हर पंचवार्षीय योजना में देश की आर्थिक स्थिति को, किसानों की स्थिति को, देश की अलग अलग जाति धर्म सभी को स्थिति को देखते हुए इस देश का इस तरह से विकास किए कि हम दुनिया के तीसरी ताकतदार, आर्थिक दृष्टिकोण से ताकतदार देश बने। हमारा आमदनी विदेश से आता था, 14% आमदनी आता था। आज मोदी जी इसको 0 बना दिए। 0, 1 पैसा भी आता नहीं विदेश से। और हम विदेश से खरीदते ज्यादा, और हमारा देश का पैसा जाता है, और हमारा रुपया का कीमत गिरता जा रहा है। रुपया का कीमत गिरता जा रहा है। अमेरिकन डॉलर का कीमत बढ़ता जा रहा है। हमारा जीडीपी 9% पे हमने दिया था। हमारा जो ग्रोथ है, जीडीपी है, वो आज माइनस में चला गया है। हमारे एग्रीकल्चर में भारत का सबसे मजबूत योगदान जीडीपी में हुआ करता था। 5%, 7% हुआ करता था। आज उसकी हालत देखिए। उस खेती आज भी सारे क्षेत्र से, इंडस्ट्रियल क्षेत्र से, सारे क्षेत्र से जीडीपी कंट्रीब्यूशन घट गया है। लेकिन कृषि क्षेत्र से घटने के बावजूद भी कृषि क्षेत्र का भारत का, क्योंकि वो इंक्लूसिव ग्रोथ है, करोड़ों किसान मिलकर ग्रोथ करते हैं। 1-2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी, 1000, 2000 नहीं, 62 करोड़ लोग किसान और मजदूर मिलकर जो जीडीपी बनाते हैं कृषि क्षेत्र से, जो कंट्रीब्यूशन है भारत की तरक्की में, भारत के विकास में, वो तरक्की आज भी 4% लगभग है। तो ऐसे स्थिति में उसी पर नजर है मोदी का, अंबानी का, अदानी का, उसी पर नजर है। टेलीफोन विभाग को दे दिए अंबानी को, देश का एयरपोर्ट दे दिया, 6 एयरपोर्ट दे चुके हैं अदानी लोगों को। अदानी अंबानी उनके दोनों मित्रों का लाखों करोड़ रुपया का कर्जा माफ किए। उसके साथ साथ उनका टैक्स 1,25,000 करोड़ रुपए का टैक्स इन लोगों का माफ किया गया। और आज देख लीजिए, देश में रोजगार सृजन करने की बात तो दूर, एक नौकरी सृजन होता नहीं, हर रोज लाखों नौकरी लुप्त होता है, खत्म होता है। लॉकडाउन से लेकर आज तक, और मोदी जी के पिछले 7 साल में आज 20 करोड़ रोजगार लुप्त हो चुका है। आप समझ पाएंगे? सारे पब्लिक अंडरटेकिंग जो इंदिरा जी ने बनाया था सबको बेच रहे हैं, रेलवे को बेच रहे हैं। सारा चीज ये लोग जो हमने बनाया था 70 साल में, पहले कहते थे 70 साल में क्या क्या, और डाटा लिए हमने क्या, और सबको बेच रहे हैं। यहाँ पर कि हमारे जो विश्वविद्यालय, जेएनयू जैसे कई बड़े बड़े विश्वविद्यालय में, वहां अपने लोग बिठा रहे हैं, वहां अपने लोगों को बिठा रहे हैं जिनको विश्वविद्यालय की गरिमा या ज्ञान के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है, ऐसे लोग बिठते हैं। हमारे मर्यादा जो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के था, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। निर्वाचन का आयोग, चुनाव आयोग को तो जेब में बैठ के लेके घूम रहे हो, जैसे चाहते हैं ऐसे काम करने का कोशिश करते हैं। हमारे रिजर्व बैंक को खोखला कर दिए हैं, रिजर्व बैंक का सोना को बेच दिए हैं, और जो रिजर्व बैंक के साथ जो पास में जो 3.5 लाख करोड़ रुपया का रिजर्व होता है, संरक्षित पैसा होता है, किस लिए? आपातकाल में खर्च करने के लिए, वार के समय में खर्च करने के लिए, वो पैसा को भी एक खर्च कर चुके हैं। रिजर्व बैंक जो नेहरू जी ने बनाया था उसको खोखला किया। इंदिरा जी ने जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किया था, नेशनल बैंक सब पैदा किया था, उसमें से 7-8 बैंक को बंद कर चुके हैं। ये क्या है? हमने जो बना रहा था वो कंप्लीट हुआ तो उसको केवल उद्घाटन कुछ काम किए हैं, उसके अलावा ये लोग कुछ भी काम नहीं किए। ऐसी स्थिति है। आपका सब कुछ बीत चुका है, आपका आजादी खत्म हो चुका है,
कोई इनके खिलाफ बोले तो उनको अंदर कर दो। जितना मीडिया जो है, टेलीविजन है, ये सब गुलाम हो चुके हैं और इनके बारे में ही छापेंगे। ये जो कहेंगे वही करेंगे। और जो किसान, लाखों किसान जब 3 महीना हो गया बैठे हैं, पहले बरसात में बैठे रहे, जाड़ में बैठे रहे, बर्फ गिर रहा था बैठे रहे, उनके ऊपर लाठीचार्ज, उनके ऊपर पानी का गोला फेंकना, उनको प्रहार करना, उनको गिरफ्त करना, और आज धूप में बैठे हैं और उन्हीं को देशद्रोही कहलाना, विदेशी ताकत कहलाना। ये कितने बड़े देशभक्त हैं बीजेपी के लोग, आप सोच लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और ये सब लोग कितने बड़े देशभक्त हैं। आप याद कीजिए इनका बैकग्राउंड क्या था, पीछे क्या था, क्या क्या बोल के सत्ता में आए और अभी इतना क्या कुछ कर चुके हैं। देश की आजाद, मुल्क की आजादी छीन चुके हैं। जो कांग्रेस ने, आपके पूर्वज ने जो लड़ाई करके जो आजादी मुल्क बनाया और सबको स्वावलंबी बनाया, संपन्न बनाया, उस मुल्क को खोखला कर चुके हैं, गुलाम बना चुके हैं। और गुलाम बनाने के लिए किसान की जमीन पर उनका उनका नजर है। सबसे बड़ा जो जीडीपी का जो ताकत है वो किसान का, उत्पादनों का और मेहनत का जीडीपी है, उस पर उनका नजर है, पूरी नजर है। उसको खा जाने का, सारा जमीन को अंबानी अदानी टेक ओवर कर लेने का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इसीलिए उनको लाया गया। कॉर्पोरेट सब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आएंगे, 1000-2000 एकड़ में नहीं करेंगे, लाखों एकड़ में, देश के करोड़ों एकड़ में, एकड़ जमीन में वो लोग खेती करेंगे। सारा किसान उनके अंडर में काम करना पड़ेगा। आज देश के लिए काम कर रहे हैं, एफसीआई को अनाज दे रहे हैं। कल इतना जो गोदाम का लिमिट उठा दिए हैं, एफसीआई हट जाएगा, सारा गोदाम ये संचालित करेंगे और खाद्यान्न रखेंगे। 3 महीना 4 महीना खाद्यान्न रख देंगे, लोगों के पास खाना नहीं मिलेगा, तब उनको 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना दाम में आप ही लोग खरीदने जाओगे, हम सब लोग खरीदने जाएंगे। तो एक तो किसान जो उत्पादन करने वाला, दूसरा किसान और बाकी सब लोग खाने के लिए जब हम खरीदने जाएंगे तो हमको कितना कीमत चुकाना पड़ेगा। आज गैस का भाव हो गया, आज गैस का भाव हो गया 900-1000 रुपया। आज डीजल पेट्रोल का भाव हो रहा है 100 रुपया। हमारे पड़ोसी देश में सस्ता मिल रहा है। कितना % टैक्स ले रहे हैं ये राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार डीजल पेट्रोल पर। आप देख लीजिए, ये बीजेपी सरकार जो 350 रुपया गैस था तब तो वो क्या नाम है वो महिला बीजेपी का, स्मृति ईरानी जी अनशन धारणा में गैस सिलेंडर लेके घूम रही थी। आप भी घूमते, अभी घूमते तो अच्छा होता, गैस की सिलेंडर लेके। उस समय एक ही महिला थी, वो लेके घूम रही थी। हमारे पास इतने महिला हैं, फिर भी हम उस तरह की घिनौने राजनीति नहीं करते।